नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो इस सीरीज को आप लोग सतत रूप से लगातार देखें, रिवीजन करते हुए देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर ही जो है पीडीएफ की पिक्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती। तो आइए देखेंगे हम कि कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो असम राइफल्स है, ठीक है ना, सेकंड पेपर थर्ड पेपर में ये जो सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल इनके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो उसी के संदर्भ में आप इसको रखिएगा। तो इसमें डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है और उसकी भूमिका, उसके बारे में ये न्यूज़ है आपकी, है ना, कि किस तरीके से डुअल कंट्रोल है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आ जाता है। तो किस तरीके से जो है दोहरी नियंत्रण की संरचना है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बिल्कुल ये आर्टिकल है आपका। उसके बाद ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं शुरू से ही कि वहां पर निर्जातीय जो है भिन्नता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर अलग राज्यों की मांग जो है हमेशा से बनी रहती। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो आप लोग देखते हैं तो वहां पर ग्रेटर जो टिपरा लैंड की मांग अभी वहां पर की जा रही है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में है कि जो बिल आपके मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है ना, संसद में, तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। और जो आपका मंत्री नहीं होते लेकिन सांसद होते हैं वो आपके, है ना, ये याद रखिएगा। तो जो सांसद अगर कोई मंत्री नहीं है और वो बिल पेश करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है, गैर सरकारी विधेयक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है सांसदों के प्रश्नों को कैसे अनुमति प्रदान किया जाता है, कैसे उन्हें अस्वीकृत किया जाता है, इसके बारे में कुल मिला के ये कि जैसे क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से उनका संचालन किया जाता है, जैसे लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में, उसके बारे में आर्टिकल। पेपर 2 के ये आपका ये सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ये आपका सेकंड पेपर में आएगा। और जो पहला आपका आर्टिकल सेकंड थर्ड दोनों में आएगा। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपकी कैग वगैरह की जो रिपोर्ट है ना, उसके सुपरविजन के लिए बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज में से एक है ये आपकी। आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है। इसकी अगर थीम देखेंगे तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। तो सबसे पहला जो ये आर्टिकल उसको देखेंगे हम लोग, असम राइफल्स। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो है नागालैंड का जो मॉन डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां 1 दर्जन से अधिक नागरिकों की हत्या के बाद जो भीड़ है उसमें असंतोष, उसमें गुस्सा भरा हुआ था और उसने जिले में जो असम राइफल्स का जो आपका शिविर वगैरह है वहां पर तोड़फोड़ किया। नॉर्मल सी चीज है, कंटेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखिए कि हमेशा जो है इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट वगैरह भी इस जगह से रहता है और एक्सटर्नल भी है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है ना, पोरस बॉर्डर है, म्यांमार हो गया, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैप आप देख जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भी और मेंस के एग्जामिनेशन, जो मेंस का हमारा एग्जामिनेशन है उसके लिए भी। तो असम राइफल क्या है, तो ये भी आपका सीएपीएफ की तरह जो 6 आपकी सीएपीएफ के अंतर्गत फोर्सेज है उसमें से एक है। लेकिन और इसका जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक जो प्रशासकीय कंट्रोल है ना, नियंत्रण है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो एमएचए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक। इसके बारे में बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी। और इसके बाद जो अन्य आपकी फोर्सेस हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया,
है ना। और जो आपका क्या है एसएसबी, जिसको आप सशस्त्र सीमा बल भी मतलब सशस्त्र सीमा बल भी बोलते हैं, तो इन सब की भी बात की जा रही है। ये सब हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है ये, ठीक है ना। सारी फोर्सेस के बारे में आपको, है ना, 2-2 4-4 लाइन के हमारे वहां पर नोट्स होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इसका जो काम है वो क्या है, मेंटेनेंस बनाए रखना, किसको, विधि और कानून व्यवस्था को, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम इनको सौंपा गया। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर जो है ऐसी आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाली जो आपकी गतिविधियां है, जैसे एक्सट्रीमिज्म जो है, उग्रवाद वगैरह वहां पर देखने को मिलता था। इसके साथ ही जो इंडो म्यांमार का, क्योंकि लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, आप देखेंगे तो म्यांमार आपका लगा हुआ, तो म्यांमार वाले क्षेत्र जो है आपका, तो उसमें भी जो है सुरक्षा का भी जो आयाम है इन्हीं को सौंपा गया है ना, जो गार्ड करने के लिए इंडो म्यांमार बॉर्डर को जो है वो भी इनकी भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो लिखा गया है कि इनको जो सैंक्शन किया गया था, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, कार्यबल की, तो इसमें 63,000 से अधिक जो कर्मी हैं उनकी स्वीकृत संख्या है। और इसमें अगर प्रशासनिक और इनके बटालियंस की बात की जाए, है ना, प्रशिक्षण कर्मचारियों के अलावा जो भी ट्रेनिंग वगैरह ले चुके हैं, तो उनके अलावा अगर बटालियन की बात की जाए तो 46 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप में यूनिक कैसे है, तो इसमें 2 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आती है और आपका एमएचए तो है ही है। इन्हीं के बीच में ये डिबेट चल रही है कि एमएचए बोल रही है कि पूरा कंट्रोल हमको दे दो, तो सेना बोल रही है कि नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता है। यही डिबेट है यहाँ पर। तो ये आपकी अकेली ऐसी जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री बोलते हैं, अर्धसैन्य बल है, जिसके पास जो है डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किसके पास है, एमएचए के पास है। लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करें तो वो इंडियन आर्मी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। मैंने पहले ही बताया आपको। इसका मतलब क्या है कि जो इनकी सैलरी है ना, जो सैलरी वगैरह है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फोर्स का, वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, एमएचए के द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जैसे इनकी पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, डिप्लॉयमेंट है या डेपुटेशन है पर्सनल का, जो भी है आपके, तो ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। तो डुअल कंट्रोल का मतलब आप समझ गए, इसमें 2 जो है मंत्रालय, उनका ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सारे जो इनके सीनियर रैंक्स होते हैं, डीजी टू आईजी और जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स के, ये जो है आपके किसके तहत जो है इनको जो है क्रियान्वित किया जाता है, तो आर मैन्ड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्मी, मतलब वो आर्मी के ही ऑफिसर्स होते हैं। और ये फोर्स जो है वो कमांड किसके द्वारा की जाती है, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं इंडियन आर्मी के, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब ये फोर्स अकेली ऐसी केंद्रीय जो आपकी अर्धसैन्य बल है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अगर रियल सेंस में जो यहां पर बताया जा रहा है कि इसका जो ऑपरेशनल ड्यूटी है, रेजिमेंटेशन है, आर ऑन द लाइंस ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है ना, इंडियन आर्मी के संदर्भ में बता रहे हैं। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये एक ऐसी सीएपीएफ जिसको आप बोलते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होने के नाते इसकी जो भर्ती है, भत्ते हैं, अगर वहां पर किसी को प्रमोट करना है या सेवानिवृत्ति से संदर्भित कोई भी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, तो सीएपीएफ के लिए एमएचए द्वारा बनाए गए रूल्स के द्वारा ये कंट्रोल्ड होगी, ठीक है। अब यहां पर दोनों के बीच में क्या अभी बात चल रही है, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो भैया दोनों इसका कंट्रोल पूरा का पूरा अपने अंतर्गत चाहते हैं, तो उनके अपने अपने तर्क हैं। तो दोनों तरफ से हमको एक एक 2-2 तर्क पता होने चाहिए, दैट्स इट। तो एमएचए बोलता है कि उसने जो तर्क दिया कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं, जितनी भी सीमा सुरक्षा बल, उनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ना। तो वो बोलता है कि बाकी जो हमारे अंतर्गत दिया गया है, तो इसको भी आप हमारे अंदर जो है हम ही को दे दीजिए, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण। एंड सो वो ये बोल रहे हैं कि असम राइफल्स जो है वो भी आपकी एमएचए के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। विल गिव बॉर्डर गार्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो बोल रहे हैं कि जो बॉर्डर या सीमा सुरक्षा से संदर्भित आयाम है, वहां पर जो सुरक्षा को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और इंटीग्रेटेड अप्रोच में किया जा सकेगा, इसलिए इसको जो है इसका जो संचालन नियंत्रण है वो इनको दे दिया जाए, ठीक है ना। इनका ये तर्क है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो इन्होंने ये भी बोला कि जो असम राइफल्स हैं वो कंटिन्यूएशन में जो कंटिन्यूअस फंक्शन कर रही हैं ऑन द पैटर्न सेट ड्यूरिंग द 1960s, और जो मिनिस्ट्री है वुड वांट टू मेक गार्डियन ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर ऑन द लाइंस ऑफ अदर सीएपीएफ। नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद जो आर्मी है वो ये तर्क दे रही है कि यहां पर किसी भी तरीके की
जो है फिक्सेशन की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, मतलब जो पहले से ही जहां पर किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं, सब ठीक है, तो उसमें क्यों आप जबरदस्ती की सुधार की मांग कर रहे हैं, उनका कहना ये है। अब सोर्सेस जो है, सूत्रों का जो कहना है वो बोलते हैं कि आर्मी जो है, इस जो आर्मी का ओपिनियन है उसके बारे में बता रहे हैं कि असम राइफल्स हैज वर्कड वेल इन कोऑर्डिनेशन विद आर्मी एंड फ्रीज अप द आर्म फोर्स फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फोकस ऑन इट्स कोर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि असम राइफल्स ने सेना के साथ समन्वय स्थापित करके बहुत अच्छा काम भी किया है और सशस्त्र बलों की अपनी कई सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने जो है अपनी भूमिका का अच्छा निर्वहन किया है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उसके कोर पार्ट पर फोकस किया जाना चाहिए, है ना, और बाकी सारी चीजों में नहीं। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने जो तर्क दिया है कि सेना ने, है ना, कि असम राइफल्स वाज ऑलवेज अ मिलिट्री फोर्स, है ना, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को जोड़ रहे हैं, एंड नॉट अ पुलिस फोर्स, ये कोई पुलिस फोर्स नहीं है, ठीक है ना, जो उसकी तरह उसको नहीं बनाया गया कि पुलिस फोर्स की तरह बनाया गया। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जो कंट्रोल है फोर्स का वो एमएचए और मर्जिंग इट विथ एनी अदर सीएपीएफ विल कंफ्यूज द फोर्स एंड जियोपार्डाइज नेशनल सिक्योरिटी। तो उन्होंने बोला राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है यहां पर इस तरीके से अगर आप इसको मतलब करते हैं एमएचए के अंतर्गत, केवल गृह मंत्रालय को अगर दे देंगे तो वहां पर सीएपीएफ के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, उसके साथ विलय करने से बल भ्रमित होगा और उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये पॉइंट देख जाइएगा आप लोग, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स अपने पास रखना है। अब असम राइफल्स की थोड़ी हिस्ट्री बताई जा रही है यहाँ पर। तो ये ओल्डेस्ट जो पैरामिलिट्री फोर्स है आपकी, पैरामिलिट्री मतलब अर्ध सैन्य बल, तो ये जो है 1835 से जो है इसको गठित किया गया था और तब जो है केवल 750 पुरुषों के साथ इसको बनाया गया था। तो ये कितने पुरुषों के साथ बनाया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये तब से इसको काफी एक्सपीरियंस है, इसने 2 विश्व युद्ध 1962 के जो हमारे युद्ध है ना, जो चाइना के साथ था हमारा वॉर, उसमें भी, और नॉर्थ ईस्ट में जो आपके आतंकवादी समूहों के खिलाफ, जिसको आप एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं, उग्रवाद वगैरह जो है, एंटी इंसर्जेंसी जो आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें जो है इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके बाद जो ब्रिटिश चाय बागान और जो उनकी कॉलोनीज थी, है ना, तो पूर्वोत्तर में जनजातियों के छापे से बचाने के लिए एक मिलिट्री के रूप में इसको गठित किया गया था। ठीक, मतलब एक मिलिट्री के रूप में इसको गठित किया गया था कछार लेवी में। ठीक है, और इस बल को जो है पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। ये सब इतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप। तो इसको बाद में जब रीऑर्गेनाइज किया गया असम फ्रंटियर फोर्स के रूप में, एज इट्स रोल वाज एक्सपेंडेड टू कंडक्ट प्यूनिटिव ऑपरेशन बियॉन्ड असम बॉर्डर। तो असम बॉर्डर, असम की सीमाओं से परे भी दंडात्मक संचालन के लिए फिर इसको बाद में रीऑर्गेनाइज्ड, पुनर्गठित किया गया था। मतलब भूमिका में परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे। इट रिमेन्स द मोस्ट अवॉर्डेड पैरामिलिट्री फोर्स इन बोथ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो काफी जो इसके बारे में हिस्ट्री बताई जा रही कि बहुत उपयोगी जो है ये आपका निकाय है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था आपका, उसमें इसको अवार्ड वगैरह भी दिया गया था। ठीक है, जहां पर बल को जो आपका है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर बोल रहे हैं असम राइफल्स को ही कि ये फोर्स को अवार्ड वगैरह दिया गया, 76 गैलेंट्री मेडल्स दिए गए इंक्लूडिंग 7 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड्स और 5 जो है इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स दिए गए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहां पर? यूरोप और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इनकी भूमिका के लिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इनको जो है 48 जो है मेडल्स वगैरह दिए गए। तो कितने मेडल दिए गए ये नहीं याद करना है हमको, ये देखना है कि इनका जो है अनुभव बहुत पुराना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है। तो नए राज्यों की मांग से संदर्भित है, जीएस पेपर 2 ही है आपका ये। तो त्रिपुरा में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो आदिवासी संगठन हैं वो संयुक्त रूप से सामने आ रहे हैं और उन्होंने एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग को रखा है। ठीक है, और उनका कहना ये है कि उनका जीवन और अस्तित्व दांव पे है, ऐसा जो है वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने अभी 30 नवंबर और 1 दिसंबर की जो डेट है आपकी, अभी हाल ही में आप देखेंगे तो जंतर मंतर पर इन्होंने इस मांग के साथ धरना वरना भी दिया है। और उन्होंने जो है कांग्रेस, उनको जो है कांग्रेस, शिवसेना और आप जो पार्टी है आपकी, है ना, आम आदमी पार्टी जिसको बोलते हैं, तो केंद्र सरकार से बात करने का उन्होंने वादा भी किया है उनके बिहाफ में। ये कंटेक्स्ट हो गया, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम मांग देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे बोडोलैंड की बात होती है ना, तो हर ट्राइब जो है, बहुत सारी वहां पे ट्राइब्स हैं,
ठीक, निर्जाति भिन्नता बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अलग अलग पृथक राज्यों की जो है मांग लगातार उठती रहती है। अब उनकी मुख्य मांग क्या है? तो पार्टीज की जो डिमांड है वो सेपरेट स्टेट है की डिमांड है। किसके लिए? ग्रेटर टिपरालैंड। ये किसके लिए? वहां की जो स्थानिक कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। ठीक है, अब यहां पर वो चाहते क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 इसी के अंतर्गत तो होता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 है तो सीमा में परिवर्तन करना है, और वैसे कोई स्थापित जो पहले से राज्य उसकी नाम सीमा में परिवर्तन करना, उसको कम करना, ज्यादा करना, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 3 में है, और नए राज्यों के प्रवेश का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 2 में है। ठीक है, तो उसके तहत वो बोल रहे हैं कि भैया केंद्र संविधान के अंतर्गत अलग राज्य बनाए, और त्रिपुरा में जो 19 आपकी नोटिफाइड मतलब अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें त्रिपुरी उर्फ तिप्रा और टिपरास सबसे बड़े हैं, इसलिए ये टिपरालैंड बोला जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद 2011 के सेंसस की बात करें तो यहां पर जो बताया जा रहा है एटलीस्ट मतलब मिनिमम जो 5.92 लाख त्रिपुरीज है स्टेट में, तो वो सबसे ज्यादा बता रहे हैं। उसके बाद जो आपके रियांग हैं वो 1.88 लाख है, और जमाती जो है आपके जमातिया 83,000 हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। अब जो संविधान का अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संदर्भित। ठीक, अब यहां पर पार्लियामेंट्री या अब पार्लियामेंट जो है आपका वो लॉ के द्वारा एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट इट स्टेट्स। ठीक, और आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या होता है? तो या तो नए राज्य का गठन कर सकते हैं, क्षेत्र में उसके सीमा में नाम में परिवर्तन के मामले में आर्टिकल 3 लागू होता है। दोनों आप आर्टिकल एक बार रिवाइज कर जाइएगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत जैसे कोई भी प्रावधान लाया गया तो वो जो आर्टिकल 368 है उसके अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर जब देखेंगे कि मांग की उत्पत्ति कैसे हुई तो हिस्टोरिकल पार्ट है। त्रिपुरा का जो किंगडम था आपका, वहां पे जो रूल किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो माणिक्य डायनेस्टी के द्वारा किया जाता था 13th सेंचुरी से, जब तक 1949 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने साइन नहीं कर लिया। कब तक? 15 अक्टूबर 1949 तक। तब तक किसका शासन था? तो माणिक्य वंश का वहां पर शासन था। ठीक, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो डिमांड इनकी जो मेन है, मुख्य है, वो क्या है? स्टेम्स फ्रॉम द एंजाइटी of the indigenous communities in connection with the change in the demographics of the state which has reduced them to a minority। सीधी बात है। अब वो उनकी एक हिस्टोरिकल जो क्या है, इसको विरासत बोल सकते हैं आप, कि उनका जो है वहां पर काफी समय से वो वहां पर क्या है, मेजॉरिटी में थे। अब जो डेमोग्राफी वहां की चेंज हो रही है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना, तो अब जब पूर्वी पाकिस्तान का गठन होगा, पूर्वी पाकिस्तान जो है वो आपका वहां से हटेगा, और बांग्लादेश का जब गठन होगा 71 में, तो वहां से बहुत सारा विस्थापन होगा, तो वहां से लोग आ गए, पोरस बॉर्डर है, बहुत सारे लोग आते जाते, तो उनकी संख्या जो है जहां पर वो मेजॉरिटी में थे खुद अब माइनॉरिटी में आ गए, है ना, स्वदेशी समुदाय। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो है कंसर्न वही है कि वो खुद ही वहां पर अल्पसंख्यक बन गए, जो मुख्य रूप से वहीं रहते थे, जो इंडिजीनियस पीपल है वहां पे। ठीक है, तो अब ये विस्थापन के कारण वहां पर और भी ये डेमोग्राफिक चेंज हुई है। जैसे 47 में विभाजन हुआ, फिर 71 में, है ना, तो वहां पर बोला जा रहा है कि 63.77% जो था वो 1881 द पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल्स इन त्रिपुरा वाज डाउन टू 31.80% बाय 2011। तो इतना डिफरेंस आया है, और यही असंतोष का कारण है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भैया हम स्थानिक लोग हैं, हमको अलग जो है राज्य बना दो, टिपरा लैंड नाम रखेंगे हम उसका। ठीक है, अब इसके बीच में यह भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि बीच के जो दशक थे उसमें जाति संघर्ष आप लगातार देखेंगे। उल्फा उल्फा का नाम भी आप लोग सुन रहे होंगे। उग्रवाद जो है आपका, है ना, इंसर्जेंसी वगैरह आप देखते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर जो है उसने भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगभग जो है ये 860 किलोमीटर जो अपनी बाउंड्री है उसको भी साझा करते हैं, तो वो भी पूरस बॉर्डर की तरह समझिए। वहां से भी जो है बहुत सारी चीजों को जो है क्राइम हो या इलीगल कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वो भी किया जाता है यहाँ से। तो उसी तरीके से लोगों का भी इलीगल जो है वहां से विस्थापन जो है वो देखा जाता है ना। नॉर्मल सी कंडीशन बता रहे। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल, मैंने पहले ही बताया, इसमें जो कंटेक्स्ट है आपका दो ही है। अगर कोई देखिए, हर जो आपका संसद में व्यक्ति गया है चुनाव जीत के, वो आपका सांसद तो होगा ही, ठीक है, पार्लियामेंट में है तो सांसद तो होगा ही, मिनिस्टर, है ना। तो अब हर सांसद मंत्री नहीं होगा, है ना,
हर सांसद मंत्री नहीं हो, जो संसद का सदस्य वो सांसद है, लेकिन हर सांसद मिनिस्टर नहीं होगा। तो जो मिनिस्टर बिल पेश करते हैं उसको बोलते हैं हम सरकारी विधेयक, और जो मिनिस्टर के अलावा जो केवल सांसद है वो अगर कोई बिल लाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल। और उसके लिए स्पेसिफिक मतलब डे डिसाइड किया गया है लोकसभा में कि सिर्फ शुक्रवार को जो है उसको प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है। तो अभी तक जो है 153 प्राइवेट मेंबर्स ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में 3 दिसंबर तक, इंक्लूडिंग वन दैट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग, जिसमें से एक मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा से संदर्भित है। उसके अलावा जो एक और बिल है वो कंपलसरी करना चाह रहे हैं किसको, भगवत गीता के पाठ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब ये क्या है, एक कंटेक्स्ट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका निजी सदस्य विधेयक है और सरकारी विधेयक उसमें क्या फर्क है, प्रीलिम्स से पूछा जाता है, ठीक है। और एक बार हम देख लें कि संसद की प्रोसीडिंग्स कैसे है, क्वेश्चन आवर कब होता है, उसके बाद कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरीके की कमेटीज के माध्यम से संसद काम करती तो कैसे करती, ये सब हम एक बार रिवाइज कर जाए, इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है ये। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट जो है अपोजिशन के जो आपके एमपी थे, है ना, अमीड प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन एमपीज, राज्यसभा डेप्यूटी जो चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह जी, उन्होंने रिजर्व कर रखा था उनका डिसीजन टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू अमेंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी प्रीएम्बल में भी जो है आपका उसमें भी अमेंडमेंट के लिए जो है एक बिल जो था वो मतलब वो लाना चाह रहे थे प्राइवेट मेंबर, जिसमें अपना जो है फैसला सुरक्षित रखा है उपसभापति ने, ठीक है। अब यहां पर देखिए केरल के जो भाजपा सदस्य हैं केजे अल्फोंसो उनका नाम है, अल्फोंस जो है, उन्होंने जो है एक जो है बिल जो है यहां पर पेश किया, प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना। द मोशन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल की बात करें 2021 में, अपर हाउस में, दैट वुड अमेंड द प्रीएम्बल, तो वो प्रीएम्बल में जो है अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, दरअसल शब्दों के बारे में वहां पर लिखा गया है। तो यहां पर जो डेप्यूटी चेयरमैन है उन्होंने इनिशियली अलाउ किया इंट्रोडक्शन, और आरजेडी जो मेंबर हैं जो आपके मनोज झा, उन्होंने अपोज किया उनके मूव को, है ना, और अदर एमपीज ने भी उनके साथ उस प्रोटेस्ट में उनको सहयोग किया। अब ये नॉर्मल सा एक संसद के बारे में कार्यवाही, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं किसने क्या किया, मूव क्या नहीं किया। अब इस बिल में वो क्या करना चाह रहे थे, तो वो वर्ड्स को चेंज करना चाह रहे हैं जो प्रीएम्बल में है, इक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एंड ऑफ opportunity to equality of status and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity। तो ये शब्दों का वो है, जो शब्द है वही पर्याप्त है ना। ये आप शब्द को चेंज करके कुछ नहीं होगा, यथार्थ के धरातल पे भी काम करना पड़ेगा। समानता की स्थिति और पैदा होने, पालन पोषण, शिक्षा रोजगार, है ना, शिक्षण रोजगार, सम्मान के साथ व्यवहार करने, तो इस तरीके का इसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे थे ना। तो अब यहाँ पर निजी सदस्य विधेयक ये हमारे लिए काम का है, इस आर्टिकल में हमारे लिए सिर्फ यही काम का है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, सरकारी विधेयक से कैसे भिन्न होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई सांसद जो है, मंत्री नहीं, अगर वो कोई बिल पेश करते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल उनको बोला जाता है। ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट मेंबर के द्वारा और इनको रेफर किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल की तरह। और इसको जो है आपका अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस मिनिस्टर करेंगे तो उनको गवर्नमेंट या सरकारी विधेयक बोला जाता है। अब गवर्नमेंट जो बिल्स होते हैं हैव द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उनको सरकार का समर्थन प्राप्त होता है और वो उन्हीं के विधायी एजेंडे को दर्शाता है, ठीक है। अब जब प्राइवेट बिल की बात करेंगे तो हैज टू बी एडमिटेड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या चेयरपर्सन की बात करें जो आपके राज्यसभा के हो, तो सीधी बात है सदन के अंदर जो सारी डिसिप्लिन को बनाया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेगी, तो वहां के सभापति ही करेंगे, वहां के जो अध्यक्ष होंगे वही तो करेंगे। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा, तो वही ये बताते हैं कि किस निजी विधेयक को स्वीकार करेगा सदन या नहीं करेगा। तो ये जो है पूरी की पूरी जो भूमिका है वो किसकी है, स्पीकर की होती है। अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है, तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है आर आइदर ड्राफ्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, या उसके स्टाफ के द्वारा उसको फ्रेम किया जाता है। उसके बाद जो एमपी वगैरह होते हैं who wants to move a private members bill has to give at least a month notice for the house secretariat to examine it for compliance with constitutional provision and rules on legislation। तो भैया अगर किसी को प्राइवेट मेंबर जो बिल लाना है, प्राइवेट बिल लाना है किसी को, तो उसके लिए सदन सचिवालय को कम से कम 1 महीने पहले का नोटिस दिया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ना, 1 मंथ का प्रावधान वहां पर किया गया है कि वो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो हमारे
संविधान में जो चीजें हैं उससे ये बिल सिंक्रनाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं उस पर तो ऋणात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो ये सब रिव्यू करने के लिए जो है वो 1 महीने, कम से कम जो है 1 महीने का नोटिस देना होगा, तभी बिल वो आपका वहां पर लाया जा सकेगा। और बताइए कि जरा आज तक कोई प्राइवेट मेंबर जो बिल लाए हैं वो कभी कोई कानून बना है क्या? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और कमेंट करके बताया जरूर करिए, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारी पूरी टीम के लिए, जो आप लोगों के लिए 24/7 का काम करती है। तो वाइल अ गवर्नमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन एनी डे, सीधी बात है, और शुक्रवार को ही लाया जाता है ये बिल, ये भी याद रखिएगा, ये यहाँ पर बताया ही जा रहा है। जो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए दिन डिसाइड है वो आपका क्या है, फ्राइडे, ठीक है ना। लेकिन जो है आपका गवर्नमेंट बिल किसी भी दिन लाया जा सकता है, उस पर चर्चा भी की जा सकती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इसमें ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाउ एमपीज क्वेश्चंस आर अलाउड और डिसअलाउड। ठीक, तो रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कि जो डिसअलाउ किया जा रहा है ना, because of national interest, also over the last few sessions MPs have often alleged their questions have been disallowed। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले कुछ सत्रों में सांसदों ने ऐसी जो है अक्सर आरोप लगाए हैं कि उनके प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया है ना। तो अभी भी जो है एक संसद सदस्य ने कोई क्वेश्चन उठाया तो उनको राष्ट्रीय हित के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये एक रीजन है। अब हमको देखना है कि किस तरीके की प्रोसीडिंग्स हमारी संसद में होता है, तो प्रश्नों को कैसे स्वीकार किया जाता है। तो सीधी बात है, दोनों हाउसेज में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अब ये चर्चा के लिए कि भैया कोई मंत्रालय है तो किसी मंत्री के अंतर्गत है, कोई कार्य चल रहा है, कोई योजना चल रहा है, कोई कानून है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें स्टार्ड होते हैं, अनस्टार्ड होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले भी प्रश्न होते हैं उसमें, ठीक है ना, जो शॉर्ट नोटिस में पूछे जाते हैं। ठीक, और निजी सदस्यों से भी प्रश्नों के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं जनता के द्वारा पहुंचाए गए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना, कि सब लोग तो जाके संसद में बैठ नहीं सकते, तो वो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है, तो उनको जानने का अधिकार है भाई कि काम क्या चल रहा है। तो वही क्वेश्चंस के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि इन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यूजुअली जो एमपीज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ पर बात की जा रही, तो उनके क्वेश्चन की एक लंबी लिस्ट होती है, विच देन गो थ्रू अ रिगोरस प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस। तो वो कठोर प्रक्रिया से निकलती है, गुजरती है, फिर मंजूरी उसमें मिलती है। राज्यसभा की बात करें, वहां पर प्रश्नों की ग्राह्यता के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो गवर्न होता है, जो रूल है राज्यसभा का 4750 बोलते हैं उसको, ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, कार्य संचालन नियम जो है, और परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 47 से 50 के द्वारा यह शासित होता है। एक बार जब कोई क्वेश्चन है वो फुलफिल कर ले सारी कंडीशंस को ऑफ एडमिसिबिलिटी इज रिसीव्ड, तब सेक्रेटरीट सेंड करता है इनको मिनिस्टर्स को, जो भी कंसर्न्ड आपके मिनिस्टर है। एक बार जो फैक्ट जो है रिसीव कर लिया अगर मिनिस्ट्री ने, द क्वेश्चन इज फर्दर एग्जामिन फॉर एडमिसिबिलिटी। तो भैया इतनी कठोर प्रक्रिया है कि किस तरीके से इसको पहुंचाया जाए वहां पर, इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर वहां पर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल लिस्ट फिर क्वेश्चन की सर्कुलेट की जाती है मिनिस्टर को, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे फ्रेम देयर आंसर, उसके आधार पर वो उत्तर तैयार करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको याद नहीं करना, बस ऐसे समझ लीजिए आप। उसके बाद लोकसभा में जो है जब नोटिस प्राप्त होता है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहां पर क्या किया जाता है, तो जब नोटिस प्राप्त हो जाएगा तो वहां मत पत्र के आधार पर जो है प्रायोरिटी या प्राथमिकता को निर्धारित करते हैं, है ना, बैलेट्स जो है वो डिटरमाइन करता है प्रायोरिटी, है ना। उसके बाद स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो है वो वहां पर सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं, सेपरेटली अलग अलग दर्ज किए जाते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देखिए कि इसके बाद लोकसभा में भी तो कोई रूल होगा, है ना, एडमिसिबिलिटी के लिए, और इनको जो है इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए किस तरीके इससे इस प्रोसीजर को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहां पर जो प्रश्नों की ग्राह्यता के लिए जो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी रूल्स हैं वो है आपका 41 से 44। ठीक है ना, इसको आप मतलब याद मत करिएगा, देख जाइएगा एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवालों के जवाब के लिए, जो क्वेश्चंस के आंसर के लिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में, 1 to 5, और इनको अलॉट किया गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, अब यहां पर जो है प्रत्येक मिनिस्टर से फिक्स्ड डे में, वीक में जो है आंसर्स पूछे जाते हैं, राज्यसभा में भी, ठीक है, और यहां पर लोकसभा में भी उनके लिए अलग अलग दिन जो है वो निश्चित होते हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद स्टार्ड, अनस्टार्ड और जो अदर कैटेगरीज के क्वेश्चन उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो स्टार्ड होते हैं क्वेश्चन, ये जो है इसमें जो है मौखिक उत्तर दिया जाता है,
ठीक है ना, मौखिक दिया जाता है, ओरल। ठीक, तो इसके साथ ही जो है पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मौखिक है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनस्टार्ड का मतलब ये कि ये आपका रिटन में इसका आंसर देना होता है, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली जो है अर्जेंसी जो या पब्लिक इंपॉर्टेंस, सार्वजनिक महत्व का अगर कोई अर्जेंट मैटर है ना, कोई जो है आपका जरूरी मामला है, आपका सार्वजनिक महत्व से संदर्भित है, तो उसके लिए फिर आपका ये मौखिक उत्तर मांगा जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले कम से कम जो है वहां पर नोटिस दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो जो भी आपके लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी जो नियम है 40 के तहत प्राइवेट मेंबर्स के लिए, और राज्यसभा के जो नियम है आपके 48 के अंतर्गत जो है प्राइवेट मेंबर्स को एक प्रश्न संबोधित किया जा सकता है। एक की बात किया जा रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो प्रोवाइडेड दैट द क्वेश्चन डील्स विथ अ सब्जेक्ट रिलेटिंग टू सम बिल, रिजोल्यूशन और अदर मैटर फॉर विच दैट मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल, तो उससे भी जो है क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो वो बताया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में जो है आगे देखते हैं हम लोग कि ये प्रश्न कब पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं, जब आपकी पार्लियामेंट की या सदन की जब प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आवर ही उसमें रहता है। ठीक है ना, उसके बाद शून्यकाल वगैरह जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनोवेशन है एक तरीके का। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि किसी एक दिन के लिए लिमिटेड है, 175 की सीलिंग कर रखी है क्वेश्चन में कि इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें 15 क्वेश्चन जो है ओरल पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस को पोस्टपोन किया जा सकता है, वो भी बता रहे पोस्टपोन करने का प्रावधान है, फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर फॉर रिटन आंसर। और 15 क्वेश्चन जो है पर्टेन करेंगे टू स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो वहां पर 15 प्रश्न शामिल हो सकते हैं। कंटेक्चुअल जानकारी है किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जिनकी एडमिसिबिलिटी हो, जो गवर्नड हो आपके बाय रूल्स 47 to 50 राज्यसभा और 41 से 44 लोकसभा। इसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको पूरी अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को जो है यहां पर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, वो पूरा उनके ही विवेक पर निर्भर है। ठीक है, तो वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पीएसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके बारे में मैंने कल क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाया नहीं, तो आप लोग लिख के दिखाया करिए, उसको मैं पर्सनल रिव्यू भी करूंगा। फिर से लिखिएगा कि लोक लेखा समिति जो है वो पब्लिक जो फंड है या जो लोक धन है उसके संरक्षक के रूप में जो उसकी भूमिका है ना, जो रोल है, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करिए आप। एक पीएसी की बात करें तो इसने अभी 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखते हैं आप लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट है उसके अंतर्गत 1921 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत आती है। और भारत सरकार का जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है, तो उसके ऑडिट वगैरह जो होता है, लेखा परीक्षा, तो उसके उद्देश्य से भारत की संसद के द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इसमें 15+7 मेंबरशिप है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा में। पहले जो है इसके जो आपके मतलब चेयर पर्सन होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, लोकसभा अध्यक्ष ही इनको चुनते। तो वो पहले क्या होता था कि सत्तारूढ़ दल के होते थे, उसके बाद अपने आप ऐसा हो गया कि विपक्षी दल के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको बनाया जाता है, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, जो एक मेन आयाम है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो वही सब यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो संसद का जो अपर हाउस है आपका राज्यसभा, उसमें 7 से अधिक सदस्य नहीं, तो 15+7 मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो बताया जा रहा है और भी पार्लियामेंट्री कमिटीज, कल भी मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन लिखने के लिए। फाइनेंशियल कमिटीज है, पीएसी है, एस्टिमेट कमेटी है, पीएसयू वगैरह है। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बनाई जाती है आपकी, जैसे कमिटीज ऑन रेलवे है, हेल्थ है। एडहॉक जो है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कोई आवश्यक काम है तो उसमें तदर्थ बना दिया, जब वो काम खत्म हो गया तो वो अपने आप जो है कमेटी भी खत्म हो जाती है। सेलेक्ट कमेटी जैसे जीएसटी पे बनी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी देखते होंगे आप लोग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वगैरह, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें पीएसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो संबंधित सदनों में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसके द्वारा, चुनाव के द्वारा प्रत्येक वर्ष इनके जो है सदस्यों को वहां पर रखा जाता है। और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो चुनाव होता है इनका वो किस आधार पे होता है, तो प्रिंसिपल जो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है ना, सारे जो आपको प्रत्येक वर्ष किया जाता है दोनों सदनों में से। अब इसके बाद जो इनके चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, और उनका टर्म जो है 1 साल के लिए होता है।
1921 में इनको सबसे पहले इस कमेटी को बनाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो है इनिशियल डेज के अंतर्गत ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत कार्य करता था, ठीक है। और इसके जो फाइनेंस मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वही इसके चेयरपर्सन होते थे। ये ऐतिहासिक जो है उसका परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे आप तो 1950s के बाद जो चेयरपर्सन होते थे इस कमेटी के, वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। लेकिन 1950 में, जब हम 1950 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है 1950 तक समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री थे। लेकिन 1950 में जब हम गणतांत्रिक देश बन जाएंगे तो इस समिति में एक गैर सरकारी अध्यक्ष के साथ लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करने वाली, ये अपने आप में इसकी भूमिका चेंज हो गई और वैसी संसदीय समिति बन गई। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बस इसको देख जाना है हमको। इसके बाद 50 से 67 का हम समय देखेंगे तो जो इनके चेयरपर्सन होते थे वो रूलिंग पार्टी से होते थे। लेकिन 67 के बाद से अपने आप ही जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के वो सेलेक्ट किए जाते हैं अपोजिशन से। यूजुअली जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये चेक एंड बैलेंस है ताकि जो भी डिसीजंस हो वहां पर वो बायसनेस के बिना आ सके। अब इसका जो प्राथमिक कार्य है वो संसद में जो कैग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो उसको रिव्यू करते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये समझिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। तो इसमें जो है बहुत सारे उसके अंतर्गत जो आपकी रिपोर्ट से, जैसे अकाउंटेंसी ऑडिट करना, रेगुलेटरी ऑडिट, एप्रोप्रिएशन ऑडिट, डिस्क्रिशनरी ऑडिट, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, तो ऑडिट ये सब उसमें उसके अंतर्गत ही आते हैं। प्रत्येक वर्ष अगर बात करें तो समिति गहन जांच के लिए जो है कैग की विभिन्न रिपोर्टों में जो शामिल लेखा परीक्षा है उनके पैराग्राफों का भी चयन वगैरह करती है। तो उसी से संदर्भित है ये आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है किससे, जो हमारे एमसीक्यू से। तो सबसे पहले चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है। ये तितली की एक अन्य प्रजाति है। और पहला जो स्टेटमेंट है कि न्यूली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई स्पीसीज है उत्तराखंड में, तो स्टेट गलत है, ये सिक्किम है आपका। और पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, तो उसको आप एलिमिनेट कर देते तो आंसर वैसे भी मिल जाता आपको ओनली 2 और 3। दूसरा ये कि इस तितली की जो अन्य प्रजातियां हैं, हांगकांग के नजदीक जो साउथ ईस्ट एशिया है आपका, वहां चाइना जो है आपका साउथ ईस्ट चाइना है ये आपका, ठीक है ना, सदर्न और ईस्टर्न वाला पार्ट जो चाइना का है वहां पर ये पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका जोग्राफिटस जो जोंगू एंसिस है, जो कि उत्तरी सिक्किम में जोंगू नामक जो स्थान है उसके नाम पर रखा गया है और वहां पर उसकी खोज भी की गई। आंसर आपका बी हो जाएगा, जो पहले ही हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर भी बनी हुई है इसकी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला संस्कृति जो विकास योजना है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो हमको बताना है। तो पहला लिखा गया है कि ये जो आपका KSVY है ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम है। कैसी स्कीम है? अम्ब्रेला स्कीम है, बिल्कुल ठीक है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंतर्गत देश का अगर कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा है तो उसमें जो अवस्थित है आपके बौद्ध या तिब्बती संस्कृति और परंपरा का प्रचार और विकास में लगे मठ हैं तो उनको स्वैच्छिक बौद्ध तथा तिब्बती जो संगठन है उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत बौद्ध तिब्बती जो संस्कृति और कला है उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक योजना शुरू की है। तो वो यही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। और इस संगठन के लिए जो फाइनेंस की राशि है एनुअल, है ना, वो 30 लाख रुपए तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मजदूरी दर जो सूचकांक है उससे रिलेटेड जो आपके स्टेटमेंट है उसको बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि लेबर मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया है न्यू सीरीज जो आपका वेज रेट इंडेक्स है विद द बेस ईयर बीइंग 2016। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये जो न्यू सीरीज है WRI का जो बेस है आपका 2016 का इज इक्वल टू 100, वो रिप्लेस करेगा ओल्ड सीरीज को जिसका बेस था आपका 1972-74। ये गलत लिखा गया है। ये जो पहले आपका बेस था वो आपका 1963-65 था, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला आपका ट्रू है। तीसरा जो है कि ये जो WRI सीरीज की बात कर रहे हैं वो एक्सपैंड किया जाएगा, उसको विस्तारित किया जाएगा, उसका स्कोप एंड कवरेज इन टर्म्स ऑफ किस टर्म्स पे, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सैंपलिंग जो सैंपल साइज है, ऑक्यूपेशंस अंडर सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज एज वेल एज वेटेज ऑफ इंडस्ट्रीज अमंग अदर इंडिकेटर्स। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका आंसर आपका ओनली 1 और 3 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।